नमस्कार। आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में मैं संपदा फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ एपिसोड से हम इस कार्यक्रम में लिवर सिरोसिस जैसी जटिल बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, ऐसी कई चीज़ों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन जितनी भी हम किसी विषय पर बात करते हैं उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। तो आज भी हम लिवर सिरोसिस पर ही बात करेंगे और कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने फिर एक बार इनवाइट किया है डॉक्टर विजय कुमार माने जी को, जो कि फाउंडर चेयरमैन है मॉडर्न होम्योपैथी के। उनकी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी फेमस है, सिर्फ महाराष्ट्र या देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर विजय कुमार माने जी की जो है उसने ट्रीट किया और सामान्य जीवन की ओर फिर से एक बार लौटाया है। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। और लिवर सिरोसिस के बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम जितना जान रहे हैं आपसे उतने और हमारे सवाल भी बढ़ रहे हैं। तो आज मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लिवर सिरोसिस में जो है वो पेट में पानी बनते जाता है पेशेंट के। ऐसे आप पिछले कई एपिसोड से जो ट्रीटमेंट और इसके बारे में बता रहे हैं उसमें आपने ये मेंशन किया है। तो सर, ये पानी क्यों बनता है पेशेंट के पेट में? हाँ। लिवर सिरोसिस ये जो बीमारी है उसमें हमने पाया है, देखा है कि नॉर्मल लिवर टिश्यू जो होते हैं वो फाइब्रस लिवर टिश्यू से या सिरोस लिवर टिश्यू से रिप्लेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, लिवर का फंक्शन हैम्पर होता है और उसकी वजह से वो पोर्टल वेनस सिस्टम में पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस होता है, मतलब खून का क्लॉट होता है बड़ा। वो क्लॉट की वजह से लोगों में जो इसोफेगस में, स्टमक में और रेक्टम में जो रक्तवाहिनियाँ होती है, मतलब वेन्स होते हैं, वो पोर्टल वेनस सिस्टम से अटैच होती है। तो वही वेन्स में उसका डायलेटेशन होता है और वो फूट सकती है, मतलब फूटती है बहुत बार। अच्छा। उससे वॉमिटिंग होता है। जैसे हिमोरॉइड्स होते हैं रेक्टम में, वैसे इसोफेजल वेराइसिस या स्टमक वेराइसिस उसको बोलते हैं। इसोफेगस में या स्टमक में होते हैं। तो जब उसको बाइंडिंग किया जाता है, क्योंकि फूटेगी तो पेशेंट की जान चली जाएगी, खून का रिसाव बड़े पैमाने पे हो जाएगा और पेशेंट चला जाएगा ब्लड लॉस की वजह से। उसके लिए वो बाइंडिंग किया जाता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में। उसके बाद लोगों में क्या होता है, वो जो प्रेशर पैदा हुआ होता है वो कहाँ जाएगा, तो वो प्रेशर क्या करता है, पेट में पानी का रिसाव पैदा करता है, उसको असाइटिस बोलते हैं। वो जब बड़े पैमाने पे होता है तब इसमें फुफ्फुस में, मतलब लंग्स में भी प्लूरल इफ्यूजन पैदा होता है। तब पेशेंट की कंडीशन बहुत बड़े पैमाने पे सीरियस हो जाती है। तो असाइटिस का मूल कारण ये है, बेसिक कारण लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, उसके बाद असाइटिस। ऐसा बहुत से पेशेंट में होता है। सर, अभी आपने जो बताया है उससे तो ये जान पड़ता है कि अगर लीवर सिरोसिस से पानी बन रहा है मतलब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे ये होता है। हाँ। जब तो पानी बनता है हाँ। तब इसका मतलब है 85 to 90% लीवर उसका खराब हुआ है। असाइटिस होने के बाद आपने समझ लेना चाहिए सभी लोगों ने कि अभी पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। जी, तो सर, कोई भी चीज़ इतने बड़े लेवल तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता होगा, कुछ समय लगता होगा। हाँ। तो मुझे आपसे जानना ये है कि लिवर सिरोसिस की जो स्टेप्स हैं, ये तो बहुत क्रिटिकल स्टेज है पानी बनना, तो किस तरह से शुरुआत होती है लिवर सिरोसिस की और यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? जनरली लिवर सिरोसिस फ्रॉम एनी कॉज, मतलब अल्कोहलिक हो, ड्रग्स की वजह से हो, ऑटोइम्यून लिवर सिरोसिस हो या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के वजह से हो, ये कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। तो सभी लोगों में यही स्टेजेस लिवर सिरोसिस की है वो वैसी होती है। पहले लिवर फाइब्रोसिस होता है, मतलब स्कार टिश्यू पैदा होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है। जब लोगों में लिवर सिरोसिस होता है तब पानी निर्माण होना क्या होता है, ये बीमारी साइलेंट किलर उसको बोलते हैं। जब तक लिवर पूरी तरह सिरोस नहीं होता तब तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरा लिवर खराब हुआ है। ये इसमें सबसे भयानक बात है। तो जब
एक तो खून की का रिसाव हो जाना मतलब वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, या इक्टेरस मतलब येलोइश डिसकलेशन ऑफ बॉडी, या कैपुट मेडुसी मतलब जो कॉबवेब जैसे स्पॉट्स शरीर के ऊपर आते हैं, या जब ब्लैक डिस्कलेशन ऑल ओवर बॉडी, या वेट लॉस, या पेट बड़ा होना आसाइटिस की वजह से, तब तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको सिरोसिस हुआ है। ऐसी इसमें ये गंभीर बात है। तो बहुत बार जब तक पेशेंट को पता चलता है मतलब आसाइटिस निर्माण हुआ होता है, तब लीवर 85 टू 90% खराब हुआ होता है, ऐसे हम मान सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर जाने के बाद ही पेशेंट को पता चलता है। हाँ। सर एक और बीमारी है जिसे कैंसर कहते हैं, वो भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल स्टेज पर जाने के बाद पेशेंट को पता चलता है कि मुझे कैंसर हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि लिवर सिरोसिस कैंसर जितना ही जटिल है और उतना ही मतलब धोखादायक भी है किसी पेशेंट के लिए? कैंसर पे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल पहले एक डॉक्टर जी ने बताया था कि जो कैंसर सर्जन थे कि कैंसर की सुनामी आई है ऐसा लग रहा है पूरे वर्ल्ड में। भारत में भी बड़े पैमाने पे स्पेशली पंजाब में, महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पे कैंसर के पेशेंट दिख रहे हैं। कैंसर पहले यंग एज में नहीं होता था, लेकिन अभी यंग एज में भी बड़े पैमाने पे कैंसर के लोग दिख रहे हैं। उसकी मल्टीपल फैक्टर है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। और कैंसर भी ऐसी बीमारी है कि जब तक वो बीमारी मतलब जो ट्यूमर है कैंसर का, जब तक वो बड़े पैमाने पे बढ़ नहीं जाता तब तक पता ही नहीं चलता कि ये पर्टिकुलर रुग्ण में कैंसर है या वो इतना बड़ा है। बहुत बार क्या होता है, कैंसर का एक ट्यूमर प्राइमरी रहता है और सेकेंडरी ट्यूमर बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े ऑर्गन्स में, मतलब समझो ब्रेस्ट का कैंसर है तो उसका फैलाव कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी में होगा, स्पाइन में होगा, चेस्ट में होगा मतलब लंग्स में होगा, एब्डोमेन में होगा, ब्रेन में होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ट्यूमर जो बेसिक ट्यूमर है वो ब्रेस्ट में है, वो तो छोटा है लेकिन बड़े पैमाने पे ट्यूमर्स पूरे शरीर में दिखते हैं। ऐसे भी कई केसेस में पाया जाता है। तो कैंसर ये भी ऐसी बीमारी है, ये भयानक है। ये इसका वजह ये है क्योंकि पूरी तरह फैलने के बाद ही उसका पता चलता है। और कभी पता चलता है जब कैंसर का ट्यूमर जो प्रेशर सिम्टम पैदा करता है, समझो ट्यूमर बड़ा हुआ है और जो नॉर्मल ऑर्गन जो है बाकी उसके बाजू का, तब उसके ऊपर वो प्रेशर देता है और प्रेशर की वजह से लक्षण दिखते हैं, दर्द, पेन होता है, तब तक पता ही नहीं चलता। जैसे लीवर में मैंने बता दिया कि आसाइटिस होने के बाद, पीलिया होने के बाद पता चलता है, वैसे सेम बीमारी किडनी के भी है। किडनी के बीमारी में भी उसको भी साइलेंट किलर बोलते हैं। जब तक यूरिया नहीं बढ़ जाता, यूरिया बढ़ता है तो उसकी किडनी एंड स्टेज रीनल डिसीज पे आती है, ESRD बोलते हैं उसको। तब तक यूरिया बढ़ने तक और लक्षण जो पैदा होता है वो यूरिया बढ़ने के बाद होता है, उसको यूरेमिया बोलते हैं। यूरेमिया होने तक और लक्षण पैदा होने तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ये पर्टिकुलर पेशेंट में क्रॉनिक किडनी फेल्योर हुआ है और वो एंड स्टेज रीनल डिसीज में चला गया है। ये तीनों बीमारियां ऐसी है, उसको साइलेंट किलर्स बोलते हैं। इसका वजह यह है कि एंड स्टेज तक उनमें पता नहीं चलता है। सर अभी हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस की, लेकिन हमने कैंसर के बारे में भी थोड़ी बात की। तो एक सामान्य ऐसा देखा गया है या ऐसी सोच भी है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपको लगता है कि हाँ मैंने पूरी ट्रीटमेंट ले ली है तो अब मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन अचानक से वो लौटकर कभी भी आ सकती है। तो क्या लिवर सिरोसिस का भी ऐसा हो सकता है? लिवर सिरोसिस का मॉडर्न होम्योपैथी के पास ट्रीटमेंट ले लिया और जो हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है तब तक ट्रीटमेंट ले लिया, तो हमने पिछले 29 साल में पाया है कि रिकरेंस नहीं होता। लेकिन जब पेशेंट बीच में ट्रीटमेंट छोड़ता है, कुछ बार पेशेंट को बहुत जल्दबाजी रहती है, लोगों को कुछ बार गलत सलाह दिया जाता है, अभी ठीक हो गए आप किस लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऐसा कोई तो बताता है, डॉक्टर बताएगा कोई या फैमिली मेम्बर या उसका फ्रेंड बताएगा। तो ऐसे केसेस में वो बार बार ट्रीटमेंट मतलब बीमारी पैदा होने की संभावना रहती है। बहुत बार अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में हमने पाया है कि लोग क्या करते हैं, जब तक उनकी बीमारी अच्छी तरह अभी इम्प्रूवमेंट होती है, पानी चला जाता है, पीलिया चला जाता है, वेट बढ़ता है और नॉर्मल लाइफ जीता है, तो पेशेंट को फिर अल्कोहल की तरफ वो पेशेंट मुड़ता है, पेशेंट फिर अल्कोहल लेना शुरू कर देता है।
अगर ऐसे वो करेगा तो बीमारी बाद में होने वाली ही है। बराबर। बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि ट्रीटमेंट लेते हैं कुछ 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने नॉर्मल होते हैं, तो उनको लगता है अभी मैं ठीक हूँ, ट्रीटमेंट खुद ही बंद कर देते हैं, फिर अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं और फिर कई महीने के बाद हमारे पास फिर आते हैं। ऐसे पेशेंट है, बार बार आते हैं, ठीक होते हैं, फिर ट्रीटमेंट बंद करते हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट है कि वारंवार बिगड़ गया तो आएंगे, नॉर्मल रहेंगे तो नहीं आएंगे। मतलब उनका कहीं ऐसा विश्वास हो गया है कि मैं अपनी कि मौज मस्ती की जिंदगी, तो मैं अच्छा होने वाला हूँ और अच्छा होके फिर मौज मस्ती की जिंदगी जीने के लिए मैं फ्री हूँ, कुछ शायद ऐसे गलत बात है। जी बिल्कुल सर। तो ऐसे पेशेंट्स शरीर के साथ, हाँ, अपने खुद के शरीर के साथ और हमसे जुड़े जो हमारे परिवार के लोग हैं उनकी जिंदगी के साथ भी आप खेल रहे हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, क्या उन्हें आप मतलब दवाई वाली जो ट्रीटमेंट है वो तो है दे ही रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ काउंसलिंग जैसी कुछ चीजें भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं? अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस या अल्कोहलिज्म ये ऐसी बीमारी है, लिवर सिरोसिस बात की बात है कि लोगों, ये मानसिक बीमारी है। लोगों जो पर्टिकुलर पर्सन में अल्कोहल का क्रेविंग होता है, मतलब वो उसको कोई वो रह नहीं जाता, हर रोज उसको अल्कोहल लेना ही चाहिए, तो एक क्रेविंग है, इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, कुछ महीना वो ट्रीटमेंट लेने के बाद वो क्रेविंग कम हो जाता है। जैसे हमने अभी बात नहीं किया, मॉडर्न होम्योपैथी के पास ऐसी भी ट्रीटमेंट है कि साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी अपने से ठीक हुए हैं। वो बता नहीं सकते कि टेस्टिमोनियल पेशेंट कुछ नहीं देगा, कि कोई पेशेंट नहीं बताएगा कि मैं साइकोलॉजिकली बीमार हूँ, बराबर, तो हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन है सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी भी अपने से ठीक हो जाती है, ऐसा हमने पाया है। तो अल्कोहलिज्म जब होता है तो इसका मतलब वो पेशेंट साइकोलॉजिकली बीमार है, क्योंकि अल्कोहल की उसमें क्रेविंग है। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, कुछ महीनों की ट्रीटमेंट से जो क्रेविंग पूरी तरह चला जाता है। बहुत से लोगों ने अल्कोहल छोड़ा है, या बाकी की क्रेविंग है, स्मोकिंग है या गांजा है या वीड है, ऐसे लोगों में भी उसका फायदा दिखा है। सर अभी हम बात कर रहे हैं डी एडिक्शन की या एडिक्शन, जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। पर अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतनी अलग अलग तरह की क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस है, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि अदर दैन एडिक्शन, जैसे लिवर सिरोसिस की आज हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं, लिवर सिरोसिस है, कैंसर है, इस तरह की बीमारियों की ट्रीटमेंट में वहां पर भी कभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ी है? हाँ, पड़ती है ना। स्पेशली कैंसर में क्या होता है, पेशेंट बहुत घबरा गया होता है, रिलेटिव भी घबरा गए होते, तो पहली बात उनको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा गया है तो उसको साइकोलॉजिकल मेडिसिनल ट्रीटमेंट देने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी किडनी के बीमारी है? में भी ऐसा होता है, क्योंकि यंग एज में किडनी फेल्योर की प्रमाण बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अभी बढ़ा है, तो वो पेशेंट घबरा गया होता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तब काउंसलिंग के साथ कुछ बार दवा देने की भी जरूरत पड़ती है। तो सेम चीज़ें सारी मॉडर्न होम्योपैथी में अवेलेबल हैं? हाँ, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हमारे पास है। जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, बहुत से पेशेंट सिजोफ्रेनिया बीमारी को कोई परमानेंट ट्रीटमेंट क्योर नहीं है ऐसा बताते हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं, जो पूरी तरह ठीक हुए हैं, मतलब वो पूरी नॉर्मल हो गए हैं, उनकी कन्वेंशनल दवा भी बंद हो गई, उसके बाद हमारी दवा भी उनकी बंद हो गई है और पेशेंट पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं। सर हमने शुरुआत की थी लिवर सिरोसिस से, अब आगे बढ़ते बढ़ते हम बाकी भी कई सारी बीमारियों को हमने इंक्लूड किया है। इन बीमारियों के बारे में आगे के एपिसोड्स में हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं पेशेंट्स की, आप बता रहे हैं, तो आपके एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट है भास्कर खेड़कर जी, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, भास्कर खेड़कर जी जो है, उनका लिवर पूरी तरह खराब हुआ था, उनकी आसाइटिस और पीलिया भी बहुत ज़्यादा था उनमें। उसके वजह से उनको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में लिवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। तब पेशेंट हमारे पास आ गए, उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, पीलिया ज़्यादा होने की वजह से कभी भी उनकी जान चली जा सकती है, ऐसा उनको बोला था। और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से उनका पीलिया कम नहीं हो रहा था, दूसरी बात उनका आसाइटिस भी कम नहीं हो रहा था, बारंबार उनको टैपिंग करने की जरूरत नौबत आती थी और बहुत पैसा भी उन्होंने गवा दिया था वो टैपिंग करने की वजह से। बारंबार उनको आईसीसीयू में एडमिट होना पड़ता था,
काफ़ी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी ये वजह वीक से हो गई बिगड़ थी। गई थी। तभी हमने उनको हमारा काम ही है हेल्प किया, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। हमारा काम ये है, उनको कम पैसों में भी हमने ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम कर दी, और ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनका पीलिया कम होने लगा, पहले 8-15 दिन में ही आसाइटिस भी कम होने लगा, और पूरी तरह उनका पीलिया और आसाइटिस चला गया, और पेशेंट अभी पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अभी सभी रिपोर्ट उनके नॉर्मल है, डेली काम कर रहे हो, ऑफिस में भी जा रहे हैं। जैसे मैंने कुछ एपिसोड पहले बताया था कि एक पेशेंट तो 25वें दिन ऑफिस में चला गया, जी। मतलब 20 दिन में उसका पानी चला गया, और 25th डे को वो ऑफिस में था। तो वैसे खेड़कर साहब भी उनका जो वर्क है, जो कुछ वो करते हैं, वो जो करना शुरू कर दिए, और पूरी तरह अभी स्वस्थ है। उन्हें कुछ अभी जो उन्होंने उनके हिपेटोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, पूछा उन्होंने कि ऐसा मेरा अभी कैसी कंडीशन है, तो उन्होंने बताया अरे आश्चर्य की बात है, आपकी सभी रिपोर्ट अभी नॉर्मल है, आपको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया उनको कि उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया है। ऐसे बहुत से बार हमने अनुभव किया है, जो लोगों को ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला था या बारंबार एडमिट होने के लिए बोला था, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला था, वैसे लोगों में ये सभी लक्षण चले जाते हैं। तब हिपेटोलॉजिस्ट खुद बताते हैं कि अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है, आपका पानी चला गया या सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी होता है, पेशेंट बहुत बार उनको नहीं बताता कि हम मॉडर्न होम्योपैथी हाँ। ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बराबर। ऐसा भी होता है। सर, जब इतने क्रिटिकल पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं तो उसकी खुशी जो है वो उनके चेहरे पर तो दिखती ही है, हाँ। उनके परिवार वालों के भी, पर आपके चेहरे पे भी हम देख सकते हैं कि एक समाधान है कहीं, कि आपने जो इतनी मेहनत की है वो रंग ला रही है। तो जो आपके पेशेंट है जिनकी अभी आपने बात की, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वे कितने खुश हैं और उनका अनुभव कैसा है मॉडर्न होम्योपैथी के साथ। भास्कर दत्तात्रेय खेड़कर, उम्र 47, मुंबई के रहवासी। इनको 6 महीने पहले से कमजोरी महसूस होने लगी थी। तब उन्होंने उनके पर्सनल फिजिशियन को दिखाया। डॉक्टर ने उनकी ब्लड टेस्ट की, रिपोर्ट मुताबिक उनको लीवर सिरोसिस हुआ है और उनका बिलीरुबिन बढ़कर 13 हो गया है और उनको पीलिया हुआ है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। मैं भास्कर दत्तात्रेय खेड़कर रहने को मुंबई में हूँ। मैं 47 ईयर्स ओल्ड हूँ। अभी 6 महीने पहले मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, थकावट ज़्यादा हो रही थी। हमारा पर्सनल फिजिशियन उनके पास गया था, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करने के बाद उधर मेरा बिलीरुबिन ज़्यादा मिला ना, तो मुझे एक्चुअली उन्होंने बोला कि काबिल हो गया है तुमको पीलिया। तो उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल रेफर किया था भिवंडी में। तो भिवंडी में मैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उनको प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया। वहां के इलाज से उनको कुछ भी फर्क महसूस नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। उनको ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता था। डॉक्टर्स ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज लेना शुरू किया। वहां पर भी उनको कुछ फर्क नहीं दिखा। उनका टोटल बिलीरुबिन 13, डायरेक्ट बिलीरुबिन 5.3, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 5.4, SGOT 106, SGPT 108 इतना बढ़ गया था। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे तकरीबन 10 दिन एडमिट करके रखा, लेकिन मैं जो चल के वहां पर गया था ना, तो उन्होंने इतनी तबीयत मेरी खराब कर दी कि मैं ठीक से एक बार सो गया तो उठ भी नहीं ठीक से पा रहा था। तो उधर से मैंने डिस्चार्ज ले लिया 10 दिन के बाद, और मैंने सोचा कि चलो प्राइवेट तो हो गया, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन वहां पर भी कोई इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी नहीं। सभी प्रकार के इलाज लेकर भी उनकी तबीयत में कुछ भी फर्क न पड़ने पर भास्कर जी ने होम्योपैथी इलाज लेने का निर्णय लिया और उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज लेना शुरू किया। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि हम लोग अभी एलोपैथिक तो कर चुके हैं, हम लोग अभी होम्योपैथी का एक इलाज करेंगे करके। मैं बोला चलो जो भी है, मैंने मेरी तरफ से तो कर दिया इलाज, जो इम्प्रूव हुआ नहीं। तो अभी उसकी बात सुने तो फिर उसकी भांजी है डॉक्टर मृणाल सौंदर्य करके, तो उसको फोन किया, वो भी होम्योपैथी की डॉक्टर ही है। तो उन्होंने यहाँ पर ये मॉडर्न होम्योपैथी है कोल्हापुर में, तो यहाँ का मुझे उसने रेफरेंस दिया।
तो वहाँ पर मेरा पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह सब उधर रिपोर्ट भेजने के बाद उन्होंने एक किट भेज दिया कि अब ये तुम ट्रीटमेंट चालू कर दो। इलाज शुरू करते ही 12 से 15 दिनों में ही उनको अच्छा फर्क महसूस होने लगा। वहाँ ठीक से खड़े होने लगे, चलने लगे। तो जब चालू किया तो मुझे तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिला। तक कि जो मैं उठ नहीं पा रहा था ढंग से, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और चलने चालू हो गया मेरा। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से कुछ ही दिनों में भास्कर जी 90 से 95% ठीक हो गए। उनका बढ़ा हुआ बिलीरुबिन 13 से 3 इतना कम हो गया। डायरेक्ट बिलीरुबिन 1.7, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 1.7, SGOT 35, SGPT 42 इतना कम हुआ। उनकी सेहत अब पूरी तरह अच्छी है। तो अभी तकरीबन 4-5 महीने हुआ है मेरा ट्रीटमेंट चालू है। तो अभी मैं बिल्कुल तकरीबन 80% से 85% तक मैं पूरा रिकवर हो चुका हूँ। अभी मैं ठीक से बाहर भी जाता हूँ, सब कुछ चलता भी हूँ। उन्होंने मुझे जो जो बोला है, मतलब क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, वो मैं सब बराबर उन्होंने बताया, उस हिसाब से मैं करता हूँ और दवाई भी टाइम टू टाइम लेता हूँ। तो अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम अभी है नहीं। तो मेरा बिलीरुबिन इतना बढ़ गया था, तकरीबन 13 तक चला गया था। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कर करके अभी 3.5 तक नीचे आ गया है। तो अभी सिर्फ 1 महीने का ट्रीटमेंट करके उन्होंने बोला कि अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, अभी कुछ टेंशन नहीं है। तो अभी मुझे तो अच्छा लगा होम्योपैथी का ये मॉडर्न होम्योपैथी। तो मैंने सोचा चलो एलोपैथिक से अच्छा तो मॉडर्न होम्योपैथी है। कभी भी मैं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं मॉडर्न होम्योपैथी में ही जाऊंगा। उनको मैंने बताया, क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ ट्रीटमेंट किया उससे अगर इतना अच्छा रिकवर होता है तो एलोपैथी पे मेरा भरोसा ही उठ गया है। इसलिए अभी होम्योपैथी पे ही मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन ही चालू रखूंगा। अगर जरा भी हो गया तो फोन करके बता देंगे, तो कुरियर से मेरा दवाई भी आ जाता है। जो उन्होंने रेगुलर मुझे टेस्ट करने को बोला और मुझे रिपोर्ट भेजने को बोला, तो ऐसा मैंने किया है। आपको भी कभी पीलिया का प्रॉब्लम हो गया, बिलीरुबिन बढ़ गया और आपको थकावट लगी, तो आप मॉडर्न होम्योपैथी में डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर के डॉक्टर और जो भी है यहाँ का स्टाफ वगैरह, तो उनको मेरा प्रणाम, आभार है उनका। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से भास्कर जी अब पूरी तरह से ठीक है। अब वो ठीक से चल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, एडमिट होने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट और उनकी हालत देखकर लगता है उनको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से अब भास्कर जी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सर, खेड़कर जी तो बहुत खुश हैं ही। जाहिर है कोई भी खुश होगा जब उन्हें जीवन दान मिलता है और मैं भी जरिया। खुश हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इतना हम कोशिश करते हैं जी। मेरा एक पहले से मैं मेरे मतलब स्वभाव में एक चीज़ है कि जो कुछ करना है मैं सीरियसली करता हूँ और हर एक पेशेंट को फॉलो करते हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ से हमारे डॉक्टर उनको बारंबार कॉल करते हैं, हमारे जो रिसेप्शन के लोग हैं वो बारंबार कॉल करते हैं पेशेंट की तबीयत कैसी है। पेशेंट जब ठीक होता है तो जो एक समाधान मिलता है ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते बिल्कुल। कि एक जान हमने बचा ली है, पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल है। जो क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहा है उसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मतलब निराश होते हैं लोग। हाँ। तो एक अलग बात है कि हमारा फील्ड ये ऐसा है कि और हम ही पर्टिकुलरली मॉडर्न होम्योपैथी ऐसे बीमारियों से हमेशा सामना करते हैं जिनको इनक्यूरेबल बताया जाता है। जी। तो ये जो है अपने स्वभाव का गुणधर्म है कि सीरियसली ट्रीट करना और उनका फॉलोअप करना, पूरी तरह ठीक होने तक भी उसको फॉलो करना। तो मैं नहीं शब्दों में बता सकता सर, लेकिन आपके चेहरे पर जो खुशी है वो बहुत कुछ कह जाती है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लेकिन इंसान है, इंसान रूपी भगवान है डॉक्टर्स। तो एक पेशेंट के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है। जब हम देखते हैं कि इतने क्रिटिकल है, तो भले ही हमारे जान पहचान के ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दुख हमें भी होता है उन्हें इस तकलीफ में देखकर। तो जाते जाते आज का एपिसोड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके मैसेज से एंड करें हम।
जो इतने क्रिटिकल पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको भी कुछ ना कुछ लगा होगा उनको देखकर, तो ऐसे पेशेंट ना बने कोई। यंग एज के जो आजकल बच्चे हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं, तो क्रिटिकल पेशेंट्स आप ना बने, इसलिए आप क्या मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहें? मैं यंग जो अपनी पीढ़ी है उसको मैं बताना चाहता हूँ, विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि जो हैबिट्स है जैसे कि वीड है, अल्कोहल है, बाकी हैबिट्स बड़े बहुत सी है, उसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ एक बार ही है, बिल्कुल। एक बार आप चले गए तो फिर वापस आने वाले नहीं हैं। आपका फैमिली का, समाज का भी उससे नुकसान हो जाएगा, खुद का भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर ऐसी बीमारी होती है, बाकी कारणों से समझो होती है, तो तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए। क्योंकि सभी जब होप खत्म होते हैं तब भी मॉडर्न होम्योपैथी के पास होप होता है। हम देते हैं लोगों को, पिछले 29 साल से वही कर रहे हैं, तो हमारे पास होप होगा आपके लिए। आपने तुरंत आना चाहिए, जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी आप ठीक हो पाओगे। लेट भी आएंगे तो भी हम कोशिश करेंगे आप उससे निकल सकते हो। ये आपने बहुत से पेशेंट का एग्जाम्पल आपने देखा है, तो आपको पता चला होगा। सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम अगर थोड़ा सा कंट्रोल अपने दिल पर कर ले तो बहुत मुश्किल हालातों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है और हालातों की वजह से हमें उनका सामना करना पड़ता है, तो मॉडर्न होम्योपैथी आपके सपोर्ट के लिए हमेशा है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक जटिल बीमारी की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।